बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड पे है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम स्टार्टिंग से आज क्वेश्चन से रिवाइज करना चाह रहे थे। पहले मॉडल्स थे कि एटम वर्ड दे दिया डाल्टन ने, लेकिन एटम वर्ड का मतलब था इंडिविजुअल, लेकिन वो टूट रहा था। कैसे टूट रहा था भाई? तो इन्होंने एक मॉडल पेश किया था या एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था कि गैसेस को भी कंडक्टिव बनाया था। तो बच्चों याद है गैसेस कैसे कंडक्टिव हो जाती हैं? गैसेस बिकम्स कंडक्टिव। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, the electric discharge through the gases in cathode ray was observed। कब ये डिस्चार्ज आया था? at very low pressure and high voltage, very high pressure and high voltage, या फिर very low pressure and low voltage और very high pressure and low voltage। इसमें कौन सा आंसर सही है आपको ये बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। एक दो बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, क्या अब आ रही है या नहीं आ रही? आशुतोष ने कहा आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग भी बताएं। ठीक है बेटा, आपको याद होना चाहिए कि अरे बेटा प्रेशर 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 कम होता है। 1 एटमॉस्फेयर का 760, लेकिन वो कम करते करते खाली 30 या 50 mm पे गैसेस कंडक्टिव में भी। कहा था पहाड़ों पे दूर रहना चाहिए इलेक्ट्रिक स्टेशन के पास, क्योंकि प्रेशर कम होता है, वोल्टेज ज्यादा। इसका आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट ये हमें कहना है कि जब प्रेशर बहुत कम होता है और वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है तभी ये मूवमेंट होता है। इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। ये रहा रीजन कैथोड रे का। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे ये क्योंकि इस स्लाइड में 208 क्वेश्चन है, इसलिए लिटिल बिट जल्दी जल्दी करेंगे। The smallest particle of an element which can take part in chemical reaction may or may not depend. This one is atom, molecule, nucleus या न्यूट्रॉन। आई होप सो आपको एकदम क्लियर हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली एटम, ये डाल्टन की थ्योरी है, एटम वो चीज होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कई बार करता है और कई बार नहीं, बट एटम जो है वो कह सकते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन में वही जाके टेक पार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल इज कैरीड बाय, जल्दी बताइए अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आपको याद होगा गोल्ड रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहलाता था, और मैक्सिमम रेस सीधे निकल जाती हैं और फिर कम। तो ये आपको याद आ रहा होगा, रदरफोर्ड का एग्जांपल था। द स्टडी ऑफ डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैस लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ, तो स्ट्रक्चर, द एटम, द स्पेक्ट्रल लाइंस और इलेक्ट्रॉन। बताइए द स्टडी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी या ये कहना चाहिए कि गैसेस भी कंडक्टिव हो रही थी, इससे हमें क्या पता चला था? वेरी गुड बेटा, ये अच्छा बच्चा है, वेरी नाइस। नहीं बेटा नहीं है, पलाक्ष वेरी गुड। आपको याद हो ये बेसिकली थॉमसन की डेफिनेशन पूछने का तरीका अलग है कि थॉमसन ने किया क्या था, गैसेस को डिस्चार्ज किया था और उससे इलेक्ट्रिसिटी या मूवमेंट होने लगी थी, और उससे हमें पता कायदा चला था, यहीं से तो वर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, वो बॉडीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी, इलेक्ट्रॉन। बेटा अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं याद है तो उनके लिए मैं ये कहूंगा क्या आपको इलेक्ट्रॉन का E याद है? चार्ज ऑब्वियसली मालूम है ना, चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है 9.1 × 10⁻31। तो कूलम पर केजी में ये आएगा और कूलम पर ग्राम में, तो वैसे निकाल लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और m की वैल्यू 9.1 × 10⁻28 कर दो, क्योंकि ये ग्राम में है तो कूलम पर ग्राम में आंसर आएगा। और ये डिवाइड ना पूरे करके देखने की जरूरत नहीं होती, ये ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में 7 आ गया, और अगर मैं इसे 16 लिखना चाहूं तो 8 लिखूंगा, और ये 9.1, तो ये 16 का मतलब आपको दिख रहा है ना 1.7 के आसपास, तो 10 की पावर 8 में एक ही ऑप्शन है और 1.7 ये आया। और दो बच्चों ने यहाँ मुझे पहले भी आंसर बता ही दिया था, दिस वन, इसका आंसर ए आएगा। एंड आई होप सो आप सबको क्लियर है कि तरीका क्या है चार्ज मास का रेशियो निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का E/m निकालना है। आपको याद होगा ना प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन से नियरली 2000 टाइम्स हैवी है,
तो 2000 टाइम्स ये वाली वैल्यू कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज चार्ज तो सब पे सेम ही है, और नियरली इस वाली वैल्यू को 2000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा प्रोटॉन का E/m अलग आता है ना, नहीं आता है, गलत है वन ऑप्शन। एक बच्चों ने फिर से वन लिखा है, शायद ये गलत है डेफिनेटली। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको प्रोटॉन का E/m मिल जाएगा। देखिए 1.7 × 10⁻⁻20 उससे डिवाइड करेंगे 10 की पावर 5 या 9.5 इंटू बी, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? शायद आपको याद हो, चैडविक भाई, या इसके लिए हम एक जनरल भाषा में कहते हैं ना, ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर नाच, ईट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पर ई फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, और यहाँ चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। और अगर आपको याद आ गई हो एक इक्वेशन उसके थ्रू था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बताइए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में कितना है? तो अगर बच्चों आपको याद हो तो शायद आपको याद आ जाए कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप है कौन सा, 1H3 है। तो ये इसी को ट्राइटियम भी कहते हैं, ये रेडियोएक्टिव है। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो एक ही होगा, न्यूट्रॉन दो होंगे, और ऑब्वियसली बाहर इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। दिस इज बेसिकली रेडियोएक्टिव आइसोटोप। पर यहाँ आपसे पूछा है प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखा दिया कि इसके न्यूट्रॉन 3 होंगे, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन 2 होंगे, ठीक है, और यहाँ आंसर बी आ जाएगा। द रेशियो बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन एटम एंड सिलिकॉन एटम विद मास नंबर गिवन। तो यहाँ रेशियो पूछा है, बताइए बच्चों, 7:3, 3:7, 2:1, 1:2। तो बेसिकली करने का तरीका क्या होगा, शायद आपको याद हो कि कार्बन C612 लेंगे जब कुछ नहीं कहा है, और सिलिकॉन 28 कहा है, और ये 14 है। तो यहाँ ये जो डिफरेंस है ये न्यूट्रॉन देगा 14, यहाँ ये जो डिफरेंस है वो है 6। तो यहाँ 6 न्यूट्रॉन है या 14 है, 6:14 आएगा, क्योंकि पहले कार्बन के लिखने हैं फिर सिलिकॉन के, तो ये 3:7 लग रहा है मुझे, ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, चेक कर लें, ठीक, आई होप सो आपको भी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन, ये आई होप तो सारे बच्चों को याद हो, EMU वर्ड कहां से आया है, ये बल्कि चैप्टर 1 का है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हाँ वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन यानी C12 से आया है, ना कि C14 से। 1/12 of mass of one atom of carbon is known as 1 AMU, और ये 1961 में डेफिनेशन दी है, ठीक है, C12 को ही कहा जाता है। The number of neutrons in क्लोरीन 37, बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 37 है, तो ऑब्वियसली मास नंबर जब मैंने आपको बता दिया तो आप न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं। अब आपको ऑप्शन पकड़ना आसान होना चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, क्यों? क्योंकि मास नंबर तो है 37 और एटॉमिक नंबर है 17, इन दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन इज 20, तो यहाँ न्यूट्रॉन 20 यानी बी ऑप्शन आएगा। हाँ बच्चों, ये वाली इक्वेशन वैसे यूजुअली मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन शायद आपको मतलब कॉमन सेंस लगा के एक मेथड होता है ना एलिमिनेशन अप्रोच, उससे आ जाता है। क्या आप इसका आंसर बताएंगे? मैंने आपको मोस्टली इक्वेशन नहीं पढ़ाई है, बट आई एम कॉन्फिडेंट अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये आंसर, अरे वेरी गुड बेटा प्रगति एंड दिव्यांश, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव अप्रोच ये होती है जो हमें इन 4 में से आंसर पता करना है। पहला E = h है, शायद आपको याद हो E = h किसने कहा था, ठीक है, तो E = hc/λ, E = h, E is directly proportional to nu, ये क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक पॉइंट था। mvr is nh/2π, ये किसने कहा था, ये भी आपको याद आना चाहिए, ये हमारे एक भाई बोर है जिनका नाम ही था महाबोर, बोर ने कहा, नहीं महा नहीं, नील बोर, उनने कहा था। ये जो लिखा है डेल्टा x या डेल्टा p h/2π या 4π से ज्यादा होना चाहिए, ये जो थे इनका नाम क्या था, ऑब्वियसली इन्होंने हाइजेनबर्ग कहा था, हैमबर्गर जैसा नाम है इसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। फिलहाल चौथा वाला, दैट इज अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ए ब्रैकेट के अंदर है z - b,
और यहाँ Z जितना ज्यादा होता है उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज ज्यादा आती है। तो मोजले या हेनरी मोजले ने बच्चों क्या किया था, इसने बेसिकली एटॉमिक नंबर को ये कहा कि इट इज मोर फंडामेंटल देन मास नंबर। जो एक पुराना पीरियोडिक लॉ चल रहा था कि मास नंबर ही सब कुछ है, हेनरी मोजले ने कहा नहीं भैया, मास में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसमें जो प्रोटॉन है ये मोर फंडामेंटल, मोर इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट इज एक्सरे। तो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, यहाँ न्यू जो लिखा है, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी, ये डिपेंड कर रही थी न्यूक्लियर चार्ज पे, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कम है तो कम। तो उन्होंने एक इक्वेशन बना के दिखाई थी व्हिच इज नोन एज मोजले इक्वेशन, और यहीं से एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट C14 आइसोटोप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आई होप सो। C14 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 14 है, न्यूट्रॉन पूछे हैं, तो न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइड आयन इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ ये Li3n में नाइट्राइड आयन किसे कहेंगे, या उसमें इन्होंने पूछा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने। बच्चों एक बार समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आया ये, तो इस कंपाउंड को Li3n को आप आइसोलेट या अलग अलग करेंगे तो लिथियम और नाइट्रोजन पे ये चार्जेस आएंगे। तो बेसिकली ये जो आयन है ये नाइट्राइड है, और ये आयनाइज करने के बाद ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल क्रॉस चार्जेस के क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये नाइट्राइड आयन है। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो अभी भी प्रोटॉन 7 रहेंगे, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते। -3 चार्ज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुके हैं, और इसलिए इसका आंसर अब आप खुद सोच के बताएंगे। वेरी गुड। तो 2-3 बच्चे ही मुझे आंसर दिख रहे हैं करते हुए, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आएगा कि प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, बेटा एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो बच्चों इतना सरल क्वेश्चन है कि मेरे को लग रहा है आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं तो भी चलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बेटा व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियॉन्स बेसिकली मास नंबर को कहते हैं हम, और ये सारे सिंबल्स दे दिए हैं। एटॉमिक नंबर को Z से देते हैं और मास नंबर को M से देते हैं, और यहाँ न्यूक्लियॉन्स पूछा, न्यूट्रॉन नहीं। अब ये ना एग्जाम में एक जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वो न्यूट्रॉन समझ के माइनस करने लगते हैं, जबकि यहाँ न्यूक्लियॉन कहा है। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसलिए ए आंसर आना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आइसोटोप्स में क्या अंतर होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या केमिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप सो ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा पलाश, यहाँ पूछा है आइसोटोप में क्या अंतर है, अंतर अदिति बेटा, अंतर, डिफरेंस। तो आइसोटोप एक ही एलिमेंट के होते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ ना बच्चे, यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, आइसोटोप का मास नंबर अलग होता है। आपको याद नहीं है क्या, ये 1h1 1h2 1h3 ये आइसोटोप्स हैं, तो ये नंबर तो सेम है, ये नंबर डिफरेंट है, तो दैट इज मास नंबर इज डिफरेंस, नॉट एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप वो होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, इसलिए डिफरेंस मास में आता है ना कि एटॉमिक नंबर में। एडीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, आइसो का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, आइसो का मतलब सेम से होता है, और इलेक्ट्रॉन लिखा है तो सेम इलेक्ट्रॉन। बताइए Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, N2 है, O2 नेगेटिव है। अगर मैं एक सरल भाषा में कहूं, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, ठीक है, वही कार्बन यहाँ है। अच्छा, ऑक्सीजन के बाद जगह नाइट्रोजन है, यानी एक एटॉमिक नंबर कम, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो बराबर ही तो हो गया। आई मीन टू से कार्बन के आउटर मोस्ट, चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8 मिला के 14 हो गए, और यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये भी 14 हो गए। तो इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14, और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे
तो इस चीज को हम कहेंगे आइसोटोप। मैं कुछ क्वेश्चन आपके हेल्प कर दे रहा हूं ये सोचते हुए शायद आपको मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ाए हैं इसलिए, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये आंसर है। 19 बताइए भैया, द कॉन्स्टेंसी ऑफ E अपॉन M रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन शोज दैट, ठीक है। यहाँ ये बताना है ये क्या शो करता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, मतलब नियरली का ये बात सही है, नियरली 2000 टाइम कम है, लेकिन क्या ये इस E अपॉन M से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, क्या आएगा आंसर। अगर आपने इसके लिए कह रहे हो दिव्यांश तो गलत है आपका आंसर। पलाक्ष बेटा गलत है। बेटा E अपॉन M कांस्टेंट होने का मतलब आप भूल गए क्या, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था क्या कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सबसे जो पार्टिकल आ रहा था उसका कर्वेचर सेम था या E अपॉन M सेम था। इससे पता चला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिसे हमने कहा है ये सब में एक जैसा है। और बेटा अगर सब में एक जैसा है तो इसे क्या कहना चाहिए, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे E अपॉन M की फुल फॉर्म होती है चार्ज पर यूनिट मास, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल कहना चाहिए आपको, यानी बी आंसर आएगा कि ये यूनिवर्सल या फंडामेंटल पार्टिकल है। नेक्स्ट इज 20th, two atoms of argon having atomic weight 38 and 40, ठीक है। the number of electron in the atom, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो कॉमन सेंस से बेटा अगर एक ही एटम के दो प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली जो आइसोटोप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, डिफरेंस तो खाली न्यूट्रॉन में होता है। तो अगर न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 ही प्रोटॉन होंगे, 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, among the isoelectronic species electrons are relatively more than proton in, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो रेशियो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। तो इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, आई होप तो सभी को समझ में आया हो। यहाँ पे -2 चार्ज है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, सॉरी प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। आई होप तो आपको क्लियर है, तो यहाँ इसीलिए माइनस चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। देखो बच्चों अगर आपको याद आ गया तो बड़ा इजी है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और अगर 1 मोल कहें तो एवोगैड्रो नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और एवोगैड्रो नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 10 की पावर को मैनेज करो पहले, 10 की पावर -8 मुझे लग रही है, 9 × 7 is 54 हो गया। तो ये यहाँ पे ये केजी में था और ये केजी में आंसर आ गया है कितना, 54 से थोड़ा बहुत ऊपर 55, तो इतने केजी आया। केजी को ग्राम में चेंज करूं तो 55 × 10⁻⁵ ग्राम है, और ग्राम को अगर मिलीग्राम में चेंज करूं और 1000 टाइम्स कम करूं तो 55 × केजी से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 को यहाँ अरेंज करो तो 0.55 दिख जाएगा, ठीक है। बी आंसर मुझे लग रहा है। आई होप सो बच्चों आपको भी बी ही आंसर लगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, x and y are isobars with mass number 40, ठीक है। आइसोबार का मतलब समझते ही हो, दोनों का मास सेम है। if x has 19 proton and y has 20 proton, the number of neutron in x, पता नहीं क्यों इतना ये कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल, आप अगर इसे सिंपल ऐसे कहें, x एक एलिमेंट है, उसमें प्रोटॉन 19 है और उसका एटॉमिक मास 40 है, एक ही लिखो, y लिखने की जरूरत ही क्या है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन x, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है 21 आंसर होना चाहिए। अगेन आपसे पूछ के देख लेते हैं आपको क्या लगता है, ठीक है। 21 बी, ठीक है, वेरी गुड, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि ये y तो खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 24, एटॉमिक नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेटेड ड्यू टू द वर्क ऑफ, बेटा अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज जिसने खोजा है उसी ने एटॉमिक नंबर खोजा है, बताइए क्या आएगा।
एटॉमिक नंबर क्या आएगा? कौन से साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए? वेरी बैड, इतनी देर में आंसर नहीं आया बेटा। यस, मोजले, दिव्यांश गुड। मोजले ने, हेनरी मोजले ने जो काम किया था उसी से तो एटॉमिक नंबर आया था। लेकिन अच्छा यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर कैलकुलेटेड ड्यू टू द वर्क ऑफ, बेटा सॉरी मेरा आंसर गलत है, आई एम सॉरी। मैंने तो एटॉमिक नंबर नहीं, मैंने तो न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, ये मोजले ने कहा था। आई एम वेरी सॉरी बेटा। एटॉमिक नंबर या बेसिकली ना नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो है एटॉमिक नंबर, तो मेरे हिसाब से ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्वेश्चन हुआ, ना कि एटॉमिक नंबर का। चलिए फिर भी मोजले लॉ एटॉमिक नंबर से है तो वही सही है, ठीक है। मोजले गुड क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड से है, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिए मोजले ही सही है। 25 the charge on electron is कितने कूलम, what will be the value of charge on sodium ion? बच्चों सोडियम पे चार्ज कितना है? तो आपको अगर मालूम है Na पे चार्ज कितना है, ऑब्वियसली +1, और बेटा 1 के लिए मतलब प्लस, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, ये जो 1 जो दिख रहा है आपको एक पॉजिटिव साइन, तो वो 1.6 × 10⁻19 ही है, क्योंकि यहाँ ना कहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सोडियम आयन। तो बेटा सोडियम आयन में यही तो +1 चार्ज है, तो ऑब्वियसली प्लस में 1.6 × 10⁻19 आएगा, ये आंसर। तो ये हुआ पहला हाफ हमारा खत्म, पहला क्वार्टर, पहले 25 क्वेश्चन। क्या आपको इन 25 क्वेश्चन में कोई डाउट है? काइंडली टेल मी। नो, गुड गुड, पहले 25 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस। बेटा धीरे धीरे आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता ना करो, एक एक करके सारे चीजों पे मूव करेंगे, ठीक है। और बच्चों मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक है। मंडे से जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा, आसान चैप्टर भी है, तो वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने बच्चे हैं, और कोचिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन वाला जहां तक मुद्दा है, कई लोगों ने इधर उधर पोस्ट डाली है, कोचिंग शुड नॉट बी ओपन और थर्ड वेव इज कमिंग, तो कोशिश करेंगे मंडे को हम ओपन कर लें ऑफलाइन, बट एज पर गवर्नमेंट रूल्स हमें जरूर देखने पड़ेंगे। तो एक बार न्यूज देख लेंगे, या आप 2 बजे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो भैया कई बच्चों को अल्फा पार्टिकल नहीं पता होगा, तो पहले बता दूं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। ये जो हीलियम होता है ना, इसमें इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये वाली चीज कहलाती है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पे अगर आपको दिख गया है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो चार्ज कितना है +2। और बेटा व्हाट इज फैराडे, एक बार फैराडे समझिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? बेटा इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल की वैल्यू से, जो आई होप तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो। ये मल्टीप्लाई आएगी नियरली 96490 कूलम, कुछ ऐसी आ जाएगी, या इसको हम नियरली 96500 कूलम भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 1 फैराडे है। तो 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या माइनस में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्लस में चार्ज होता है प्रोटॉन का, वैल्यू उतनी ही होती है। तो अगर मैंने यहाँ 2 प्रोटॉन गए हैं, तो और यहाँ 1 मोल का है ना, तो यहाँ 1 मोल अल्फा पार्टिकल में 2 मोल प्रोटॉन होंगे, और 2 मोल प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज 2 फैराडे इसलिए आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि आपको क्लियर है, यहाँ चार्ज 2 फैराडे आएगा। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन पे 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ प्रोटॉन पे 2 फैराडे। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों से गलत होता है पहली बार में, क्योंकि हमें जल्दबाजी में याद नहीं रहता। चलिए बताइए क्या आएगा। E/m of anode rays is maximum। देखें कौन बच्चा क्या आंसर देता है, ठीक है, बताइए बेटा। वेरी गुड प्रगति बेटा, वेरी नाइस बेटा। E/m का मतलब ये समझ गए, इसका मतलब
दैट इज, देखो ई तो सबके लिए सेम आता है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी नहीं 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 नहीं, दिव्यांश बेटा गलत कर रहे हो, अदिति बेटा गलत कर रहे हो। यहाँ का आंसर नहीं नहीं सही है दिव्यांश आपका, हाँ अब अदिति आपका भी ठीक है। यहाँ का आंसर है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पूछा है ई अपॉन एम, तो ई अपॉन एम हाई लाने के लिए एम शुड बी लोएस्ट, और एम सबसे कम हाइड्रोजन का है इसलिए, ठीक है, एम इज लीस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आंसर इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। एन एटम हैज मास नंबर ट्वाइस z plus 12. Z is the extra nuclear electrons in an atom. ठीक है, मतलब Z एटम के, अरे यार एटॉमिक नंबर है Z सिंपल, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस कितना होगा, न्यूट्रॉन कितने होंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप खुद कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप Z को कोई एक नंबर मान के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दो तरीके से इसका आंसर बताता हूँ। पहला तरीका कि एटम का सिंबल A है और यहाँ इन्होंने कहा मास नंबर ये है 2Z plus 12, और Z जो है एटॉमिक नंबर है, ठीक है, Z इज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो 2Z plus 12 माइनस Z करेंगे, तो ये एक Z चला जाएगा, Z plus 12 आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये है, बल्कि यही एक तरीका है, ज्यादा अच्छा है। और Z की वैल्यू मान लीजिए, नहीं तो आप, ठीक है, आप Z की कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, उससे आप करके देख लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रेस किसने डिस्कवर की थी बेटा, हम अब एनोड रेस की बात कर रहे हैं कैथोड के बाद। तो एनोड रेस किसने डिस्कवर की, थॉमसन ने तो कैथोड की थी, और स्टोने ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया था, द वर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय स्टोने। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड इन दोनों का नाम आता है एनोड रेस में, लेकिन हम गोल्डस्टीन को प्रेफर करते हैं एनोड रेस में। बताओ बच्चों, प्रोटॉन, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये गलत भी बहुत होते हैं आपसे, कंपटीशन का ये फेवरेट क्वेश्चन है। द E upon M of proton and alpha particle, देखें कौन बच्चा क्या बताता है, ठीक है। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। ओके, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके आंसर अलग अलग दिख रहे हैं और गलत दिख रहे हैं। यहाँ E upon M जो है ना, एक बारी आपको प्रोटॉन के लिए लेना है और एक बारी E upon M आपको लेना है अल्फा पार्टिकल के, ठीक है। तो प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, ऑब्वियसली सभी को मालूम होना चाहिए, प्रोटॉन में चार्ज होता है +1, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, और प्रोटॉन का मास कितना है, तो प्रोटॉन में ऑब्वियसली एक पार्टिकल है, तो 1 यूनिट मास कह लेंगे, तो 1 यूनिट चार्ज 1 यूनिट मास। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है बेटा, अल्फा पार्टिकल होता है ट्वाइस He4, तो इसका चार्ज नीचे आ जाएगा, चार्ज कितना है ट्वाइस ऑफ जो भी चार्ज है, और मास कितना है, जो भी आप मास लेते हैं उससे 4 टाइम ऑफ मास है, तो ये C और ये वैल्यू M हट गई, जो कांस्टेंट थे वो हटा दिया, तो ये 2:1 है। फिर से समझिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है E upon M, दोनों चीजों का अलग अलग बताइए, प्रोटॉन का भी और अल्फा पार्टिकल का भी, और इनका रेशियो निकालिए। तो E upon M खुद में एक रेशियो है और फिर इनका भी रेशियो निकालना था, तो हमारे हिसाब से आंसर आया था शायद 2:1। फिलहाल बुक का आंसर देख लें, तो ये प्रोटॉन और ये अल्फा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन के लिए इन्होंने रख दिया, देखिए 1/1 प्रोटॉन, और डिवाइड में फिर है 2:4, जो उल्टा करके लिखेंगे जिसमें कोई दिक्कत। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 31 बताइए, द पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, ये H2 की जगह लिख दिया है इन्होंने HD+, D फॉर ड्यूटेरियम है, इसे हाई डेफिनेशन मत पढ़ने लगना। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। गुड, फास्ट, ठीक है, करिए बेटा जल्दी बताइए। बेसिकली यहाँ 2 प्रोटॉन हो गए हैं, है ना, चलिए बता रहा सी आंसर क्या है, चलिए देखते हैं।
बेटा ये एक H है, एक D है और एक प्लस चार्ज। H में न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। D में 1H2 को कहते हैं D, प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन एक होता है। H में इलेक्ट्रॉन एक होता है और D में भी इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो इस हिसाब से इसमें प्रोटॉन पूरे आ रहे हैं 2, न्यूट्रॉन आ रहे हैं 1 और इलेक्ट्रॉन एक हट भी गया है, कोई एक निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। तो इसका आंसर आना है 2 1। अरे ऐसा ऑप्शन ही है, सी ऑप्शन लग रहा है 2 1 1। ठीक है, एक बार बुक का आंसर भी देखें। ठीक है, क्लियर। आइसोटोप्स डिफर इन ऑल एक्सेप्ट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझ गए हो तो क्वेश्चन में पूछा है आइसोटोप में सेम क्या होता है। यहाँ सेम पूछा है, क्या है, क्या आइसोटोप का मास नंबर सेम है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, या रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी सेम है, या केमिकल। तो बेसिकली जो आइसोटोप्स होते हैं ना 1H1 1H2 1H3, इनका मास तो अलग दिख ही रहा है आपको। ऑब्वियसली जब मास अलग है तो फिजिकली एक भारी एक हल्का अलग है। आपको मालूम है ना 1H3 रेडियो एक्टिव है, 1H1 1H2 तो रेडियो एक्टिव नहीं है ना। दैट मींस रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी अलग होती है, फिजिकल अलग होती है, मास अलग। लेकिन आइसोटोप में सेम क्या होता है, सारे आइसोटोप में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम एक एक है, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन सेम से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी द आंसर। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डाई पॉजिटिव मेटल आयन इज दिस, एटॉमिक वेट 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए आप इस बच्चे, इस क्वेश्चन को कौन बच्चा करके दिखाएगा, बी फास्ट। बता रहा हूं बेटा, नहीं आ रहा है, सी आंसर आया है एक ऋषिका का, बाकी बच्चों ने हथियार डाल दिया। ठीक है, देखिए यहां कहा गया है ये डाई पॉजिटिव आयन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो 14 ये है, 10 ये है, 26। तो एलिमेंट जो भी ए है इसमें एटॉमिक मास 56 है, डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो 14 एंड 10 24 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका 26 है। बेटा न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इस समय इसके इलेक्ट्रॉन मुझे 24 दिख रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल जब होगा तो 2 और होंगे। तो 26 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन थे जब ये न्यूट्रल था, और जब ये न्यूट्रल था तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, तो 26 ही प्रोटॉन होंगे। बेटा 56 एटॉमिक नंबर, 26 प्रोटॉन, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस दिस। ठीक है, नेक्स्ट 34। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन ओहो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बहुत ज्यादा कंपटीशन का फेवरेट है, और देखते हैं आप में से कोई बताना चाहेगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E अपॉन m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखें कौन बच्चा बताना चाहता है, बताओ। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस पे चार्ज होता है -1, लेकिन मास नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है चार्ज और मास दोनों 1 1 है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 है, लेकिन चार्ज 0 है। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज 2 है, मास 4 है। अब हमें ये रेशियो देखते हैं, कौन सा रेशियो सबसे कम है, कौन ज्यादा, कौन और ज्यादा। तो बच्चों यहाँ E यानी चार्ज ऊपर आना है, मास नीचे आना है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए रख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज आ गया 1 और मास 0। 1 upon 0 is something divided by 0 is infinite, not defined। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन में क्या कहा गया है, यहाँ चार्ज 0 है, मास 1 है। यार है तो ये भी नॉट डिफाइंड ही, बट आप क्या कहेंगे इसे, 1 upon 0 0 या क्या। ठीक है, 0 को डिवाइड करने के लिए कहा गया है 1 से, और बाकी दो तो आप निकाल ही लेंगे। प्रोटॉन के लिए
ये वाली वैल्यू 1/1 है और अल्फा के लिए ये वाली वैल्यू चार्ज 2 है, मास 4 है, सॉरी चार्ज 2 है, मास 4 है। तो अल्फा पार्टिकल ये, ठीक है। तो बेटा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में ये क्लियर है, अल्फा पार्टिकल की वैल्यू प्रोटॉन से कम है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की वैल्यू प्रोटॉन से कम है। और मुझे लग रहा है ये वाली वैल्यू 0 है, तो न्यूट्रॉन 0, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, मुझे ये आंसर लगा। नाउ चेक इट, तो ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं चाहूंगा आप एक बारी बुक से भी देख लें। ये अच्छा, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने कहा हाँ भाई कुछ तो मास होता ही है, ऐसा थोड़ी, तो ये आंसर आया है, ठीक है। आई होप सो सही है हमारा आंसर 4, लेकिन मैंने वो इनफाइनाइट वर्ड की जगह वेरी वेरी लार्ज कहना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए 0 है, अल्फा के लिए 0.5, बाकी सारे सही हैं। ये मैंने इनफाइनाइट वर्ड लिख दिया था, इनफाइनाइट ना लिख के हमें लिखना चाहिए वेरी लार्ज। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन, एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, क्या चीज निकल के आई थी? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, पॉजिटिव प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन? यार ये तो तुम्हारे लिए आसान है, वेरी गुड। ये अधिकतर बच्चों की, अरे प्रगति बेटा, क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन आए थे? वेरी गुड, तो यहाँ का आंसर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट बोले तो न्यूक्लियस आया था, न्यूट्रॉन है, ठीक है। बोलो बच्चों, ये चैप्टर के यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा ना, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन भेज रखे हैं, बोर्ड्स की शीट भेज रखी है, बोर्ड्स प्लस कंपटीशन की, वो शीट से आप ट्राई करिए और जो प्रॉब्लम्स आए वो डिस्कस करिए। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन 5 करिए और हम कंपटीशन का बैच लॉन्च करके एक आध दिन में फिर आपको कंपटीशन, मतलब वो जो बोर्ड प्लस कंपटीशन के पीछे के ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन है ना, आज तो मैंने 35 क्वेश्चन ऐसे करा दिए, इसके बाद हम आपसे कहेंगे कल 50 क्वेश्चन करके रखिएगा, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो ठीक है बेटा, चलिए बच्चों आज यहीं तक रख रहे हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। नो वेरी